हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बोहरे है भाई। एंड डियर, अर्थ पर अभी एक्सट्रीम विंटर्स फील करे जा रहे हैं। आई थिंक आप सभी मुझे हिंदी भाषी क्षेत्र से देख रहे हैं, तो सामान्यतः आप अंदाज लगा पाएंगे कि एक्सट्रीम विंटर्स अर्थात भीषण ठंडी अभी आपको फील हो रही है। और कुछ चीजें मैं यहां अंडरलाइन करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, आपको तेज चलती हुई हवाओं का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। साथ ही आप फील कर पा रहे हैं कि अभी नेचर जो है विंटर्स का, वो थोड़ा सा मॉइस्ट बना हुआ है। आपको हवा में कुछ नमी भी फील हो रही है, जबकि हमारे विंटर्स काफी ड्राई होते हैं। आपको ठंडी में वर्षा का आभास हो रहा होगा अगर आप उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा या दिल्ली के आसपास के किसी क्षेत्र में हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। और यहां मैं इस बात को अगेन अंडरलाइन करूंगा कि आप नोटिस करें कि ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा। डियर, ये सेम कंडीशन आपको दिखाई देगी यूरोप में, जहां पर एन नंबर ऑफ फ्लाइट्स को, इवन यूरोप के अंदर काफी फेमस है फुटबॉल मैचेस, इन्हें तक सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल एंड स्लीट, यानी कि ठंड में होने वाली बारिश। और ऐसा सिर्फ भारत या यूरोप तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि हम यूरेशियन कॉन्टिनेंट तक इस सिनेरियो को नहीं देख रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि इवन इसका इफेक्ट जो है वो यूरोप के अलावा उत्तरी अमेरिका में भी है। इवन अमेरिका और कनाडा में, यूएस और कनाडा में आपको हैवी स्नोफॉल दिखेगा। और इवन न्यूज में तो यहां तक आया कि भाई बीते 10 वर्षों का जो विंटर्स रहा उसमें से सबसे हार्श विंटर ये होने वाले हैं, और सबसे ज्यादा वर्षा इन विंटर्स में, यानी कि स्नोफॉल इन विंटर्स में दिखने वाला है उत्तरी अमेरिका में, यूएसए और कनाडा में। अब यहां प्रश्न ये आता है कि इस हैवी स्नोफॉल का क्या कनेक्शन है और क्या रीजन है कि हम ये कह रहे हैं कि इसका कनेक्शन स्टैब्लिश है विथ पैसिफिक ओशन, या मैं कहूं हिंद महासागर। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। और सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि विंटर्स एग्जैक्टली आते क्यों हैं। अगर आपको एक ब्रॉडर सेंस में मैं समझाने का प्रयास करूं तो विंटर्स के आने का मतलब है, ये जो लाइन आपको दिखाई देती है ITCZ की, इस लाइन में ITCZ का साउथ अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में होना या सदर्न हेमिस्फीयर में होना। अब ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों है और कैसे है, मैं इस बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप मेरे साथ भूगोल वैकल्पिक हिंदी माध्यम में प्रिपेयर कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन अभी ओपन है, दिसंबर का ये बैच है। और ये बैच आपके लिए आने वाले समय में प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के कलेक्टिवली 30 से 35 क्वेश्चंस जो हर वर्ष यूपीएससी पूछता है, डियर देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होंगे अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फुल फ्लेज मैनर में स्टडी IQ के साथ, तो डियर फाउंडेशन बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। 2026 या 2027 आपका टारगेटेड ईयर है, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जो है इन बैचेस का पार्ट बनकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को इंश्योर कर सकते हैं। डन। इसके बारे में अब आगे चर्चा करेंगे। पहले तो इस बात को समझे कि पूरे अर्थ पे हमें विंटर्स क्यों दिखते हैं, और भारत में विंटर्स में खासकर उत्तर के क्षेत्र में हमें वर्षा क्यों देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आइए इस पर ही चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे यहां उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो यूरोप में चलती है भाई हवाएं जो आती है उत्तरी ध्रुव से। डन। तो ध्रुवों से चलती हैं यूरोप के अंदर हवाएं, जो यूरोप के अंदर विंटर्स को ट्रिगर करती हैं। और ये जो हवाएं हैं ये स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं जिस समय पर जो ITCZ है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, ITCZ सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इस प्रकार से दिखाई देने वाली एक बेल्ट है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई देगा कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है सन के अराउंड, और सन के अराउंड जहां वो रोटेशन कर रही होती है एक बेल्ट का फॉर्मेशन करती है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगी अर्थ, और अर्थ का रोटेशन जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगी अर्थ, ये दिखाई देगा भाई आपको सन, जस्ट अ सेकेंड, ये है भाई सन, दिस वन इज अर्थ, एंड अर्थ इस टाइप से रोटेट करते रहती है सन के अराउंड। और
अर्थ के इस रोटेशन के कारण आप पाओगे कि एक कंडीशन होती है जब अर्थ जो है वो सन के अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड, और 2 बार जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक सन के अराउंड सिचुएटेड होती है, उसकी कंडीशन होती है। यहां पर सन की जो रेज है यानी कि जो किरणें हैं वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं जिस एरिया पे, उस एरिया को हम कहते हैं कि ये है अर्थ का ITCZ का क्षेत्र। अर्थात ITCZ एक बेल्ट होती है जहां सन की परपेंडिकुलर रेस पड़ने से वहां पर टेम्परेचर हायर होता है। अब चूंकि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है तो एक समय पर ITCZ जो रेज हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में, एक बार ITCZ अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें या परपेंडिकुलर सोलर रेडिएशन ये उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ता है। अब जिस समय अर्थ का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होगा वहां दक्षिणी गोलार्ध में समर्स होंगे और उत्तरी गोलार्ध में विंटर्स होंगे। इसी प्रकार से इसका अपोजिट जब होगा, जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड नीचे की स्थिति में होगी और सन की परपेंडिकुलर रेज जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही होंगी। अब प्रश्न ये आता है कि भाई जब सारे ही गोलार्ध में, सारे ही एरियाज में एक साथ समर्स या विंटर्स ट्रिगर होते हैं तो भारत में या फिर स्पेसिफिकली यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में एक्सट्रीम विंटर्स का रीजन क्या है? क्या है वो रीजन जिसके कारण एक्सट्रीम कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं? तो यहां जरा ध्यान से सुनिएगा। होता यह है कि इस ITCZ के दक्षिण की ओर जाने के पश्चात जो पोलार विंड हैं, ध्रुवों से चलने वाली पवनें हैं, वो ज्यादा नीचे तक आने लगती हैं। अर्थात ये जो कंडीशन आप देख रहे हो इस प्रकार की, इस कंडीशन में आप पाओगे कि जो सन की रेडिएशन की स्थिति है उस कारण पोलार विंड ऊपर तक लिमिटेड रहती हैं। डन। लेकिन जब यही जो ITCZ है इसकी स्थिति बदल जाती है और वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अर्थात ये दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है, इस कंडीशन पर पोलार विंड जो है वो ज्यादा नीचे तक आना स्टार्ट करती है। डन। और इनका ये जो ज्यादा नीचे तक मूवमेंट है ये इन क्षेत्रों में विशेषकर स्नोफॉल कॉज करने लगता है, बट इंडिया में स्नोफॉल नहीं होता। रीजन, इन पोलार विंड को रोकने के लिए यहां हिमालयज आर प्रेजेंट। ओके, सो एक कंडीशन आप इस प्रकार की पाओगे कि दिस इज आर इंडिया, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। यहां आपको बच्चे दिखाई देगा इज हिमालयास, ये पोर्शन आपको दिखेगा इज हिमालय का, और इस प्रकार से उत्तर की तरफ से आ रही होती हैं इस ध्रुवीय पवनें, और इन पवनों को हिमालय रोक लेता है। परंतु बाकी के एशिया में इसके कारण हैवी विंटर्स आ जाते हैं, आपको ठीक ठाक जो है वो विंटर्स का इफेक्ट दिखने लगता है। अब यही जो पवनें जब चलते हुए यूरोप आती हैं तो यहां नोटिस करिएगा इस स्थान पर आपको दिखाई देगा इस भूमध्य सागर। अब ये जो ध्रुवीय पवनें हैं या पोलार विंड है, आप एक बात नोटिस करेंगे तो ये होती हैं हैवी, ठंडी और साथ में भारी। इस कारण से जब यूरोप के अंदर भूमध्य सागर तक ये पहुंचती हैं तो भूमध्य सागर के अंदर की जो मॉइस्ट अर्थात आर्द्र प्लस हल्की पवनें होती हैं उसे वो लिफ्ट करती हैं, और लिफ्ट करने के बाद यहां से एक पवन चलते हुए आती है जिसे कहते हैं जेट स्ट्रीम, और ये जेट स्ट्रीम की एंट्री हो जाती है इंडिया में, और इंडिया में एंट्री लेते ही ये टकराती है हिमालयन पोर्शन से, और हिमालयन पोर्शन से टकराने के पश्चात आप एक बात नोटिस करेंगे कि एक पार्ट इसका चाइना की तरफ और एक इंडिया की तरफ आता है, जिससे इंडिया में भूमध्य सागर के अंदर की आर्द्र पवनों के कारण बारिश या हिमपात हो जाता है। ये सामान्य स्थिति है। अर्थात अगर मैं कंक्लूड करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा दिस इज दक्षिण अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, फाइन। ये ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका का, ये कनाडा, USA, अलास्का वाला एरिया है, कैलिफोर्निया का पोर्शन दिखाई देगा। इसी तरीके से ये अफ्रीका दिखाई देगा, यहां आपको अरब का प्रायद्वीप या पेनिनसुलर पार्ट दिखाई देगा, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये समस ऑफ क्रा का एरिया है, ये चाइना, दिस वन इज कोरिया, दिस वन इज कामचटका का पेनिनसुला, साइबेरिया का पोर्शन, और इसी तरीके से उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं जो कि अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी का पोर्शन, ये वाला एरिया, फाइन। सो अब यहां आप नोटिस करें तो आप एक बात पाएंगे कि ये जो ध्रुवीय पवनें हैं ये इस प्रकार से यहां एंटर कर रही हैं, पोलार विंड्स इस प्रकार से एंटर कर रही हैं, और यहां स्नोफॉल हो रहा है, बट ये नॉर्मल कंडीशन है।
ये एशिया में, ये यूरोप में एंड ये नॉर्थ अमेरिका में कॉमनली प्रेजेंट है। अर्थात आईटीसीजेड के नीचे आते ही, इस बेल्ट के डाउनवर्ड होते ही आप एक बात पाएंगे कि पोलार विंड्स का इफेक्ट बढ़ जाता है कॉन्टिनेंट्स में, और कॉन्टिनेंट में विंटर जो है वो हार्श होते जाते हैं। बट वन थिंग इज परफेक्ट, दैट आईटीसीजेड का ये फिनोमिना, या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कह लीजिए या अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कह लीजिए, इसका ये फिनोमिना इज नॉर्मल। ये एक्सट्रीम नहीं होता जैसा इस वर्ष आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके एक्सट्रीम होने का कारण कैसे पैसिफिक ओशन है, तो आइए जरा इस पर मैं लाइट पुट करता हूं, जरा प्रकाश डालते हैं। देखिए, इसका मेन कारण है प्रशांत महासागर का जो जल है वो ला नीना और अल नीनो के इफेक्ट के कारण प्रभावित होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में अल नीनो और ला नीना एग्जैक्टली क्या होता है इस पर चर्चा की है। क्यों कहा जाता है कि अल नीनो या ला नीना एक लोकल फिनोमिना है जिसका ग्लोबल इंपैक्ट है, इसके बारे में हमने पहले कई वीडियोस में चर्चा की है। आप जस्ट पुट करें अल नीनो एंड ला नीना बाय अभिनव सर, आपको आसानी से जो है वो वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने इत्मीनान से समझाया है कि अल नीनो और ला नीना का क्या इंपैक्ट होता है और ये कैसे ट्रिगर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर फोकस करिए इस बात पर कि एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं ला नीना की कंडीशन। जस्ट अ सेकेंड, जिसे हम कहते हैं इज ला नीना की कंडीशन। यह कंडीशन शॉर्ट टर्म की होती है इसके अपोजिट की कंडीशन से। जो अल नीनो की कंडीशन होती है वो थोड़ी लॉन्ग कंडीशन होती है, ला नीना की कंडीशन शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है। बट फिर भी जब यह कंडीशन निर्मित होती है तो ऑन एन एवरेज इंडिया में जो रेनफॉल है वो बढ़ जाता है। बट वर्ल्ड के साथ क्या होता है, तो यहां ध्यान से समझिएगा कि एग्जैक्टली ला नीना की कंडीशन जैसे जैसे निर्मित होना स्टार्ट होती है, पैसिफिक ओशन में जो दो पार्ट, जहां आपको एक जगह वार्म एक जगह कोल्ड वाटर दिखाई देना था, इसमें चेंजेस आते हैं। एंड डियर, ऑन एन एवरेज जो पैसिफिक ओशन का पानी है यह ठंडा होने लगता है, और इस टेम्परेचर के डिक्रीज होने से आपको वर्ल्ड में हर एक स्थान पर हीट के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस दिखते हैं। अर्थात पैसिफिक ओशन में हीट के डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो चेंजेस हैं ये पैसिफिक ओशन से हमें पोलार एरिया तक ट्रांसफर करने का या इसे पूरा ग्लोबलाइज करने का काम बाकी का कर देती हैं ये विंड्स। ये सारा जो विंड का सिस्टम है इसे कहते हैं इस ट्राइसेल्युलर मेरिडोनियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास मूवमेंट, या फिर आप सिंपली वर्ड्स में कहें तो त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण। इसमें होता यह है कि विंड्स जो है वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पूरे अर्थ में साल भर चलती हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इनकी लेंथ कितनी होगी, क्षेत्र कितना कवर करेंगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ओशन वाटर टेम्परेचर कैसा है। और डियर, अभी के समय ओशन वाटर टेम्परेचर आप देखेंगे प्रशांत महासागर का कम हुआ है, और इसके कम होने से एंड ऑफ द डे होता यह है कि ये जो ध्रुवीय पवनें हैं ये स्ट्रांग हो जाती हैं, और इसे एक शब्द के थ्रू भी जाना जाता है जिसे कहते हैं पोलार वर्टेक्स। ठंड के समय ध्रुवीय पवनों का और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाना, और अभी जो आपको यूरोप के अंदर फ्लाइट्स का डिले होना हो, या फिर यूएसए के अंदर इवन कुछ स्टेट्स में विंटर्स के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर करना हो, या भारत में भीषण ठंड और ठंड में होने वाली बारिश साथ में हिमपात है, इन सभी का कनेक्शन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा इस प्रशांत महासागर के जल के तापमान के कम होने से। टेम्परेचर कम होगा, अर्थ में जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा, पवनों का तापमान बढ़ेगा या कम होगा, और कम तापमान की जो पवनें हैं, चाहे वो ध्रुवीय पवनें हो या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो, इनका और भी ज्यादा स्ट्रांग होना, ये हमें हमारे विंटर्स को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करता हुआ दिखाई देगा। फाइन, आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूं शायद आप उसे समझ पाए हैं। अगर ना समझ में आया हो तो मेक इट श्योर कि आप एक बार जो है अल नीनो और ला नीना की कंडीशंस को दोबारा समझें। इफ इट इज रिक्वायर्ड देन आप एक बार मेंशन करें, तो मैं डेडिकेटली इस पर अल नीनो और ला नीना को सिंप्लीफाइड मैनर में एक शॉर्ट जो कंसेप्ट है उसके फॉर्म में
समझाने का जरूर प्रयास करूंगा। देन आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है। अब नेक्स्ट थिंग, अगर आप वीडियो में यहां तक आए हैं तो आपको भूगोल अर्थात ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन इज वेटिंग फॉर यू। अगर आप ऑप्शन तैयार करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल आपका वेट कर रहा है। एंड ये भी याद रखिए कि ये एक ऐसा ऑप्शनल है जिसके माध्यम से आप 30 से 35 क्वेश्चंस जो हर वर्ष यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं, आप उन्हें बेहद आसानी से कवर कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग एके लाइव कोड। आप इस कोड का यूज करते हुए इन ऑप्शनल के बैचेस का पार्ट बनेंगे तो मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी ये सब्जेक्ट स्मूथ कर सकता है। वन थिंग एंड अनदर थिंग इज के P2I अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस दे आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम हो, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो या फिर बुक्स का सेट हो, ये सब कुछ इन ऑल टोटल वन प्लेस पे आपको मिल सकता है, सेम बाय यूजिंग एके लाइव कोड। सो डियर, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।